मामा जी इस बात से थोड़ा परेशान हुए और बोले, अब क्या करें भैया, अब कैसे क्या होगा? थोड़ा समय दो, अभी बताते हैं क्या करना है और कैसे करना है। उन्होंने खुद पर विश्वास रखते हुए मामा जी से कहा और वार्ड के दरवाजे पर ही बैठ गए। आने जाने वाले उन्हें देख रहे थे। फिर एक नर्स आई और उन्होंने उनके बाहर बैठे रहने का कारण पूछा। उन्होंने बिना झिझक के जवाब दिया, अंदर आजाद साहब बैठे हैं ना, और हम नौकर आदमी उनके बराबर बैठे अच्छा नहीं लगता। नर्स ने उन्हें वैसे ही रहने दिया और दोबारा नहीं टोका। थोड़ी देर तक उन्होंने अपना कुछ धीरे धीरे मंत्र जाप किया और फिर वहीं बैठे रहे। मामा जी ने उनके पास जाकर पूछा, भैया क्या हुआ, कुछ हल नजर आया? भैया ये शक्ति बहुत विकट है। 12:30 बजे तक अगर ये लड़का बच गया तो फिर ये नहीं मरेगा अपने बुढ़ापे तक। अभी इस शक्ति से हम टक्कर नहीं ले सकते हैं। ये इसका वक्त चल रहा है जिसमें ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये हमको अंदर नहीं घुसने दे रहा है, ना हम भी इसे बाहर नहीं निकाल सकते। हम भी यही डेरा जमाए रहेंगे, देखें कितने खेल दिखाता है। इतना कहकर वो फिर से अपने किसी मंत्र को शांति से पढ़ने लगा और मामा जी वापस जाकर बैठ गए। समय 10 बज रहे थे। अब सबको इंतजार था सिर्फ 12:30 बजे तक के समय को कटने का। सब अपने अपने तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और मन्नी चाचा बाहर वैसे ही बैठे थे। कभी अपने थैले से कुछ निकालकर मंत्र पढ़ते तो कभी कुछ वस्तु मंत्र पढ़कर अंदर वार्ड में फेंक देते। बेचैनी और बेबसी की वजह से वो 2.5 घंटे किसी 2.5 दशक जैसे लग रहे थे। दादाजी को डॉक्टर पर यकीन था, मगर मामा जी को मन्नी चाचा पर, क्योंकि मामा जी ये बात मान चुके थे कि जब डॉक्टर भी परेशान हो जाए और सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल हो तो तंत्र मंत्र का सहारा भी बहुत बड़ा योगदान देता है। बाहर बैठे हुए मन्नी चाचा की बेचैनी देखी जा सकती थी। कोई भी ज्ञाता यह देखकर जान सकता था कि वहां बैठे आदमी की बेचैनी किसी आम इंसान की बेचैनी से अलग थी। यह बात वहां काम करने वाली एक दक्षिण भारतीय नर्स जान गई। वो वार्ड में जाते वक्त मन्नी चाचा से बोली, अंकल तुम यहाँ तंत्र मंत्र कर रहे हो ना? हम सबको ये सब पता है बेटा। अब जान गई हो तो दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि कुछ शक्तियाँ अनजान को माफ कर सकती हैं, लेकिन जानकार के लिए खतरा बढ़ सकता है। मन्नी चाचा ने आराम से नर्स को समझाते हुए सच्चाई से अवगत कराया। वो नर्स ये बात सुनकर डर गई और दोबारा उस जगह दिखाई नहीं पड़ी। मामा जी और मन्नी चाचा पर मानसिक दबाव बनता जा रहा था। एक चूक या लापरवाही अगर होती तो दो जाने जाती, एक जो पहले से गिरफ्त में थी और दूसरी जो उनसे टक्कर ले रही थी। किसी तरह तो 12 बजे तक का समय कट गया। मौसी जी और मौसा जी खाना लेकर अस्पताल आ चुके थे, लेकिन अब जैसे जैसे उसका प्रबल समय खत्म हो रहा था, उस शक्ति ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। भैया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी, आंखें पलट गई। उनकी खुल आंखों में सिर्फ सफेदी नजर आ रही थी, आंखों की पुतली दिखाई नहीं दे रही थी। हाथ पैर झटक के खाने लगे थे। डॉक्टर को बुलाया गया। जल्दी से जल्दी 3-4 डॉक्टर और प्रोफेसर अंदर गए और बाकी सबको बाहर कर दिया गया। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करने में लगे थे और उधर मन्नी चाचा कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनके मंत्रोच्चारण लगातार चल रहे थे। मौसी जी को रो रो कर बुरा हाल हो जा रहा था। डॉक्टरों ने भैया के हाथ पैर पकड़े हुए थे और एक डॉक्टर उनके सीने को लगातार दबा रहा था और अपना पूरा जोर लगाकर। तभी अचानक अंदर से भैया के चिल्लाने की आवाज आई, मम्मी मम्मी। यह सुनकर मौसी जी तुरंत वार्ड की तरफ दौड़ पड़ी, मगर मन्नी चाचा ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन पूरे 24 घंटे बाद भैया की आवाज आई थी, इसलिए वो अंदर जाने पर आमादा हो गई। मन्नी चाचा ने मामा जी से कहकर उन्हें वहीं रोक दिया और समझाया कि अगर ये अंदर चली गई फिर ये लड़का तो बच जाएगा, मगर हम इनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अंदर से जो आवाज आ रही है वो छलावा है किसी और को अपना शिकार बनाने के लिए। तुम्हारे परिवार से तुम्हारा लड़का तो अभी भी बेहोश है। मन्नी चाचा के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। दूसरी तरफ डॉक्टरों को इस बात से थोड़ी सी आशा नजर आई और वे अपने पूरे दिलो जान से जो कर सकते थे वो कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर ये लड़का घर वालों को बुला रहा है तो
ये ठीक होने की कगार पर है और इससे कोई मानसिक चोट भी नहीं है। थोड़ी देर तक उनका ये सारा ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद भैया को ऑक्सीजन लगाकर बेहोशी में ही छोड़कर सारे डॉक्टर बाहर आ गए। दादाजी से कहा कि अजय ने अपनी याददाश्त खोई नहीं है, इसका मतलब कि यह अब दोबारा होश आने तक शायद सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल वो जितनी देर सोता है उसे सोने दें, बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। दादाजी ने डॉक्टर का धन्यवाद किया। समय 12:25 हुए। अभी 5 मिनट तक मन्नी चाचा की परीक्षा और बाकी थी। मन्नी चाचा ने किसी को भी 5 मिनट के लिए अंदर जाने से रोक दिया। अपने थैले से कुछ राख निकाली और अंदर वार्ड में फेंक दी। फिर न जाने किससे वार्ड के अंदर देखते हुए धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे कि अंदर कोई खड़ा हो। अगले 5 मिनट तक वो कुछ बात सी करते रहे। उसके बाद जैसे ही 12:30 बजे के आंकड़े को घड़ी ने छुआ, उन्होंने वार्ड के अंदर लपक के कुछ पकड़ा, जैसे कि कोई साधारण इंसान परेशान करती हुई मक्खी को पकड़ता है। उसके बाद अपने थैले से कुछ मैले धागे जैसे निकाल कर और मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ पर बांध लिया और मामा जी से सबको लेकर अंदर जाने को कहा और खुद बाहर चले गए और कह दिया कि कोई भी मेरे पीछे ना आए, खासकर इस खानदान का। उन्होंने दादाजी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनकी यह बात सुनने के बाद सब सीधा वार्ड की तरफ दौड़े पड़े, अपने बेसुध बेटे को देखने के लिए। सबके दिल में अब एक आशा थी, मगर किसी आशंका ने अभी भी सबके चेहरे के ऊपर छाया डाल रखी थी। सब बैठे सिर्फ भैया के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वहां से निकलने के बाद मन्नी चाचा दोबारा लौटकर अस्पताल नहीं आए, मगर उन्होंने एक वार्ड के कर्मचारी से खबर भिजवा दी कि वो मामा जी से बाद में मिलेंगे। शाम तक भैया को होश आ गया और वो एकदम नॉर्मल हो गए, बस थोड़ी सी कमजोरी बता रहे थे। सबको पहचाना भी, खाना भी आराम से खाया और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या हुआ था तो वो सिर्फ इतना ही कहते कि मैं साइकिल से गिर गया था। इसके बाद उन्हें कुछ याद नहीं था। फिर वो घर जाने की जिद करने लगे। शाम तक डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, मगर प्रोफेसर ने घर जाने की इजाजत दे दी और कहा कि अगर इसे थोड़ी सी भी कोई परेशानी होती है तो इसे तुरंत हॉस्पिटल ले आए, वरना सिर्फ नियमित चेकअप के लिए 5 मिनट तक ले आए। वैसे ही किया गया और भैया 1 हफ्ते के अंदर एकदम ठीक हो गए। उधर जब मामा जी मन्नी चाचा के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बातें मामा जी से बताई और वो बातें इस प्रकार थी। मेडिकल के मैदान में एक बरगद का पेड़ है, यही कोई 250 साल पुराना। जब ये दोनों भाई सुबह खेलने गए थे तो ये उसके नीचे ही बैठकर खेले थे। वो उस बरगद पर वास करने वाली शक्ति को पसंद नहीं आया और ये छोटा लड़का उसी की चपेट में आ गया। वैसे तो शक्ति चाहती तो दोनों को वहीं पर खत्म कर सकती थी, मगर दोनों बच्चे हैं, इसलिए उसने सिर्फ परेशान किया सबको। इतना ही नहीं, वो जिंदगी भर के लिए इसे परेशान करना चाहती थी। उसका असर ये होता कि ये अपने बुढ़ापे तक या फिर जब तक इसकी जिंदगी है तब तक उसी हाल में बेसुध पड़ा रहता, जिंदा लाश की तरह। मामा जी ने पहले अजरत से सुना और फिर एक प्रश्न किया, तुम फिर मन्नी भैया इसे काबू कैसे किया? उन्होंने इसका उत्तर भी दिया, ये शक्ति यहाँ सब जगह पर घूमती है, आजाद होकर। कोई इसे यहाँ से ना हटा सकता है और ना ही इसे पकड़ सकता है। पहले हमने वो उस वार्ड को बांध दिया जिससे वो बाहर ना आ सकी। फिर हमने उसको ये धमकी दी कि अगर उसने इस बच्चे को नहीं छोड़ा तो फिर उसे इसी पेड़ पर बांध देंगे। हमेशा रहना पड़ता है उसे कैदी की तरह, इसलिए उसने अपनी आजादी के लिए अजय को छोड़ दिया। मामा जी ने अगला सवाल पेश कर दिया, भैया वो शक्ति आखिर थी कौन सी? इस पर मन्नी चाचा मौन खींचकर और मामा जी द्वारा बार बार प्रश्न करने पर सिर्फ इतना कहा कि आम इंसान के लिए उसका नाम लेना ठीक नहीं है। उसने मुझसे वचन लिया है कि मैं उसका अस्तित्व किसी को न बताऊं, मगर सिर्फ इतना जान लो कि वो शक्ति बरम के आसपास की थी। ये सुनकर मामा जी का गला सुर्ख हो गया। उन्होंने आगे कोई प्रश्न नहीं किया, बस थोड़ी देर वहां रुके और वापस घर चले गए। मुझे ये घटना मामा जी ने बताई थी। मैंने मन्नी चाचा की क्रियाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मन्नी चाचा ने कभी किसी साथ अपने राज नहीं बांटे, इसलिए ये बात बताना मुश्किल है। जब मैंने उनसे पूछा कि बरम क्या होता है तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बताया कि बरगद के पेड़ों का अस्तित्व इन बरम पर ही निर्भर करता है। इसलिए अगर कभी मेरा उस तरफ आना जाना होता है तो
बरगद के पेड़ की जय कर लूं, एक शक्ति नहीं, एक 250 साल का बुजुर्ग समझकर। आज भी अक्सर आते जाते मुझे वो पेड़ दिख जाता तो सिर्फ जय हो के सिवा न कोई नाम और न ही कोई शब्द मन में आता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।